शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। इन दिनों हमारा मकान बन रहा था, तभी हमने मॉडल टाउन में किराए का घर ले लिया। हमारे घर के सामने ही राबिया का घर था। एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक गोरी, नाजुक अंदाम, खूबसूरत खातून दर पर मौजूद थी। हुलिये बुशरे से किसी अच्छे खानदान की लगी। मैं इसे सवालिया अंदाज से देख रही थी, तभी इसने कहा, बाजी मेरा नाम राबिया है, मैं सामने वाले घर से आई हूं। आपकी पड़ोसन हूं, आपका बहुत नाम सुन रखा था, आज मिलने की चाह हुई तो आ गई। अंदर आ जाओ, मैंने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? बाजी आपको कौन नहीं जानता, अब कहानियां लिखती हैं, अब तो हमारे शहर का फख्र है। मैंने हंस कर कहा, अच्छा आओ बैठो। मैं इसे ड्राइंग रूम में ले आई। तुम आई, मुझे बहुत खुशी हुई। बराबर वाली पड़ोसन तुम्हारा जिक्र कर रही थी। मैंने राबिया को बताया और मुलाजमा को चाय लाने को कहा। वो बहुत प्यारे लहजे में बातें करने लगी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी, 3 बच्चों की मां होते हुए भी लड़की सी लग रही थी। मुझे मेरी पड़ोसन बता चुकी थी कि वो बहुत अच्छे खानदान से है। इसकी शादी अमीर कबीर घराने में हुई थी, मगर बदकिस्मती से शौहर का हादसे में इंतकाल हो गया और जवानी में बेवा हो गई है। इस पस मंजर को जानते हुए मैं मोहतात होकर उसके साथ बातें करने लगी। कोई सवाल करने से कब्ल सोचती कि ये दुखी है, इसके दिल को कहीं मेरे किसी सवाल से ठेस न लग जाए, बुरा न मान जाए। इत्तेफाक से इसकी सौतन होने की दावेदार औरत से भी मिल चुकी थी, जो अपना केस मेरे खावंद के पास लाई थी। वो चाहती थी कि ससुराल वाले इसको बहू तस्लीम कर लें और इसे एहसान मरहूम की जायदाद में से हिस्सा मिले। ताहम इस बात का मैंने राबिया से जिक्र न किया। वो अज खुद ही मुझ पर अपनी जिंदगी के औराक खोलती चली गई। मैंने पूछा, राबिया तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अपने चचा के पास गए हैं। वो कभी कभी आता है उनसे मिलने और उनको अक्सर सैर कराने भी ले जाता है। और तुम रहती किसके साथ हो? 3 बेटों के साथ रहती हूं। वो कभी अपने चचा के साथ दधियाल के गांव चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है तुम अकेली रहती हो? तुम गांव में क्यों नहीं रहती? वो चुप हो गई, फिर लम्हा भर तवक्कुफ के बाद बोली, अपने देवर की वजह से मुझे इससे डर लगता है, लेकिन क्या करूं, वो मेरे बच्चों से प्यार करता है, बच्चे इसके बगैर नहीं रहते। इसके बच्चे तकरीबन मेरे बच्चों के बराबर थे। इसका बड़ा बेटा मेरे बड़े बेटे की उम्र का था, तकरीबन 13-14 बरस का, दूसरा 11 बरस और तीसरा बेटा 8-9 साल का होगा। चंद दिन गुजरे थे, मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी कि सामने वाले बंगले पर नजर पड़ी। राबिया अपने गेट पर खड़ी थी। उसने मुझे पुकारा कि मेरे घर के सामने से गुजर कर जा रही हैं, 2 मिनट को आए ना। इसकी आवाज में इतनी चाहत थी कि मैं उसके घर के अंदर चली गई। इसका घर बंगला नुमा था, छोटा सा मगर साफ सुथरा, ज्यादा फर्नीचर ना था। उसने मेरी तवाज़ो की और अपनी शादी और खावंद के बारे बताने लगी। अपनी मंगनी और शादी के जोड़े दिखाए जो बहुत खूबसूरत और काफी महंगे भी थे। वो बोली, मैं आपके पास अपनी कुछ अमानतें रखवाना चाहती हूं, क्या आप रख लेंगी? राबिया, मैं कराची आती जाती रहती हूं, किसी की कोई अमानत कैसे रख सकती हूं? वो कुछ अफसुर्दा और खामोश हो गई। क्या तुमको अकेले रहने से डर लगता है? तुम मैके जाकर क्यों नहीं रहती? मेरे 3 लड़के हैं, मैके मैं कैसे रह सकती हूं? वैसे मैंने अपने घर के चारों तरफ दीवार पर करंट वाले तार लगा दिए हैं। रात को कोई दीवार फलांग कर नहीं आ सकता। बड़ी हिम्मत वाली हो, मैंने कहा। हां, मुझको जान का खतरा तो है, शौहर की बहुत सी जमीन और जायदाद है। यही चीजें तो इंसान की दुश्मन होती है। थोड़ी देर बाद मैंने जाने की इजाजत ली, क्योंकि सुबह का वक्त था और घर में काफी काम पड़ा हुआ था। इस मुलाकात को बामुश्किल हफ्ता गुजरा था कि एक रोज शाम के वक्त दरवाजा बजा। खोला तो राबिया अपने लड़कों के साथ खड़ी थी। इसके 2 लड़कों के सरों पर चोट लगने से लहू बह रहा था, जो बच्चों के कपड़ों पर गिरा हुआ था। बोली, उनके कपड़े दधियाल में हैं, अब अपने बेटों के कपड़े दे दें। ये रात को लहू भरे कपड़ों के साथ कैसे सोएंगे? आपके बेटों के कपड़े उनको पूरे आ जाएंगे। मैंने अपने बेटों के कपड़े उसे दिए। उसने बच्चों के कपड़े तब्दील करवाए, फिर कहने लगी, उनके चाचा बाहर जीप में बैठे हैं, वो उनको सैर कराने ले जा रहे थे, मैं भी साथ चली गई। मुझे लगा कि ये उनको गांव ले जाएंगे। ज्यादा दूर न गए थे कि देवर ने जीप को खंबे में मार दिया, तभी बच्चों को चोट आ गई है।
मैं इस अजीब दास्तान पर हैरत में डूब गई। क्या ये हादसा था? वो बोली, हाँ, हादसा ही था। मजीद सवाल करने का वक्त न था, वो बच्चों को लेकर चली गई। उसने मुझसे पट्टी और दवा लेकर आर्जी तौर पर उन्हें फर्स्ट एड दे दी थी। इस वाकये के काफी दिनों बाद मैं कराची से अपने शहर जा रही थी। रास्ते में एक स्टेशन पर रेल रुकी। एक अखबार फरोश कंपार्टमेंट के सामने से गुजरा तो उसे रोककर अखबार खरीद लिया। सोचा कि अखबार के मुताले से वक्त अच्छा गुजर जाएगा। यूं भी मेरी रोजाना अखबार पढ़ने की आदत थी। सफ़हात पलट रही थी कि एक दिलदोज़ खबर पर नजर पड़ गई। खबर पढ़कर यकीन न आया। अब सफर क्या अच्छा गुजरना था, तमाम रस्ते मगमूम रही। ये खबर राबिया से मुताल्लिक थी। कल शाम उसके एक ससुराली अजीज ने घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया था। मेरी निगाहों में इसका मासूम सा चेहरा घूम गया। एक ठंडी आह निकल गई। काश मैं इससे ना मिली होती, उसने मुझसे बातें न की होती। मैं बच्चों के बारे सोचने लगी कि पहले बाप और फिर माँ भी उनको अकेला छोड़ गई। इन बच्चों पर अब क्या गुजरेगी? राबिया ने कई बार मेरे सामने इस डर का इजहार किया था कि वो खुद को गैर महफूज ख्याल करती है। बिलाखिर उसका खौफ दुरुस्त ही साबित हुआ था। घर पहुंची तो शौहर से पहला सवाल यही किया, क्या राबिया से मुताल्लिक अखबार में जो खबर शाये हुई है सच है? एजाज बोले, हाँ सच है। तुम्हारे जाने के बाद इसने मॉडल टाउन वाला घर छोड़ दिया था और किसी दूसरे घर चली गई थी जो हमारे आबाई घर से करीब है। शायद ये घर उसे गैर महफूज लगता था। जो दूसरा घर उसने किराए पर लिया था वो चारों तरफ से बंद था। फिर भी जो होना था हो गया। ये वो बातें हैं जो किसी को मालूम नहीं होंगी, लेकिन बाकी सारी कहानी सब शहर वालों को मालूम हो चुकी थी। 5वीं के बाद राबिया ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो एक उस्तानी इसको घर आकर पढ़ाने लगी ताकि वो मैट्रिक प्राइवेट तौर पर कर ले। घर में खाली बैठने से इसका दम घटता था, सो उसने किताबों ही से दोस्ती कर ली। इन दिनों वो 8वीं का इम्तिहान दे चुकी थी और मैट्रिक की तैयारी कर रही थी कि एक दिन अचानक घर में रौनक महसूस हुई। नौकर चाकर भाग रहे थे। पता चला कि गांव से चाचा मंगनी की रस्म अदा करने आ रहे थे। वो हैरान थी कि अगर उसकी बात एहसान से तय हो गई थी तो कभी किसी ने इस बात का उसके सामने तस्करा क्यों ना किया। एहसान गांव में रहता था और कबायली सरदार का बेटा था। ये जागीरदार किस्म के लोग थे। वो अक्सर शहर आता जाता रहता था, लेकिन राबिया के वालिद के घर कम ही आता था। इसके चाचा का रवैया भी रिवायती जागीरदाराना था। सियासत में उलझे रहना उनको विरसा में मिला था। वो कबायली झगड़ों और मुकदमात की पैरवी की वजह से शहर आते थे। राबिया अमन और सुकून की आदी थी, जबकि एहसान के बारे बहुत कुछ सुन रखा था। इसकी सूरत अच्छी थी लेकिन मशागिल नापसंदीदा थे। जब राबिया ने सुना वो लोग मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं तो बुझ गई। इसका जी चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन ऐसा न कर सकी। इसमें इनकार की जुर्रत न थी। जानती थी कि अगर ऐसा किया तो उसके वालिद इसे दूसरी सांस लेने की मोहलत न देंगे। एहसान के घर वाले इसे चुनरी डालकर अंगूठी पहना गए। उसने मुझे बताया था कि बाजी, जब मेरी उंगली में मंगनी की अंगूठी डाली गई तो मैंने इस दिन को ऐसे जाना जैसे कोई जागते में ख्वाब देखता है। आह, वो बेहद खूबसूरत गुड़िया सी लड़की। इस दिन के बाद इसने हर दिन को एक जैसा दिन समझ लिया। उसने शादी के मसले पर सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि तकदीर बनाने वाले ने जो उसकी तकदीर में लिख दिया था वो नहीं बदल सकती थी। फिर वो दिन भी आ गया जब लड़की को बाबुल का आंगन छोड़कर पिया देश जाना होता है। यक बारगी घर में हलचल मची। पहली दफा वीराने में इतनी रौनक राबिया को देखने को मिली। खुशी का ऐसा एहतमाम देखकर वो भी खुश होने वालों के साथ मुस्कुरा दी। जब उसे सजाकर दुल्हन बनाया गया तो इसका चेहरा एक दमकते चांद के जैसा हो गया। सरापे को हया के नूर से मुनव्वर करके उन्होंने राबिया को उसके चचा के बेटे के साथ एक लंबी सी शानदार कार में रुखसत कर दिया। वो जेवरात से लदी फंदी थी। कामदानी का दोपट्टा इतना भारी था कि उसका वजन नहीं उठा पा रही थी। इस दोपट्टे को पीछे से 2 नौकरानियों ने संभाल रखा था। इसे सजे हुए तख्त पर बिठा दिया गया। कमरा फूलों की महक से भरा हुआ था। जब दूल्हा ने अपनी दुल्हन का रूप देखा तो खुशी से दीवाना हो गया। उसने अपनी दुल्हन से पहली रात ही वादा कर लिया कि हर बुराई छोड़कर बस इसी का हो रहेगा। राबिया अपने जीवन साथी के वादों को सच्चा जानकर मसरूर हो गई। सारा खौफ दिल से जाता रहा। अब इसने शौहर को दिल से कबूल किया। एहसान भी इसका दीवाना था। राबिया के साथ बावफा रहने की पूरी कोशिश की तो राबिया ने भी अंधे एतबार की पट्टी आंखों पर बांध ली। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने इस जोड़े को बेटा अता किया।
दोनों बच्चे की नेमत पाकर बहुत खुश थे। राबिया बच्चे की परवरिश में खो गई और एहसान, कहते हैं मर्द का एतबार नहीं, जल्द ही जागीरदार घराने का बेटा अपनी पहली रविश पर वापस आ गया। राबिया इस यकीन में सरशार थी कि इसका शौहर और किसी का नहीं हो सकता, लेकिन यह वक्त का फरेब था। इसको घरेलू जिंदगी के जाल में जकड़ने का एक बहाना था। वक्त पलक झपकते गुजरने लगा, वो 3 बेटों की मां बन गई। इसकी ममता को सुकून मिला, मगर फराइज में इजाफा होता गया। वो बच्चों में उलझकर अपने सरापे से गाफिल रहने लगी तो हर दम मोहब्बत का दम भरने वाला शौहर भी बेमुरव्वत और खुद गरज हो गया। वो नई मोहब्बत की परवाज के लिए पर तोलने लगा। ये नई मोहब्बत एक नौखेज हसीना थी जिसका ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से न था। वो कोठे की जीनत थी जिस पर एहसान फिदा हो गया था। वो नई बेहिश्त के मजे लेने लगा। इधर 3 छोटे बच्चों की देखभाल में राबिया इन दिनों निढाल और खस्ता हाल थी। इसे इस वक्त हमदर्दी और सहारे की जरूरत थी और एहसान उसे फोहड़ और बदसलीका के अलकाबात से नवाजने लगा था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के लिए जिंदगी का यह दौरानिया बहुत वक्त तलब और थका देने वाला होता है। शौहर की ऐसे वक्त बेएतिनाई से राबिया को सदमा होता, लेकिन सब्र कर जाती। एक रोज उसको शौहर के इस बेरहमाना रवैये का सबब मालूम हो ही गया। उसने एहसान के मैले कपड़े लॉन्ड्री में भिजवाने थे। कोट की जेब में हाथ डाला, एक खत बरामद हुआ। पढ़ा तो उसे चक्कर आ गया। ये इस लड़की का मोहब्बतनामा था। शौहर से सवाल किया तो उसने खत इसके हाथ से झपट कर फाड़ दिया और शर्मिंदा होने की बजाय इस पर हाथ उठा दिया। वो रोने लगी। एहसान ने कहा, अगर इस कमरे के बाहर किसी ने तुम्हारी सिसकी सुन ली तो मैं अभी इसी वक्त तुमको तलाक दे दूंगा और बच्चे भी छीन लूंगा। वो बच्चों की खातिर सिसक कर चुप हो गई कि वो सामने बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। इन दिनों इसका पेलोटी का बेटा 5 बरस का हो चुका था और अब स्कूल जाने के लायक था। गांव का स्कूल इस काबिल न था कि वो अपने बच्चों को वहां दाखिल कराती और एहसान को कब फुर्सत थी कि वो शहर जाकर खुद दाखिला करवाता। गांव के स्कूल की ये हालत थी कि अव्वल तो उस्ताद आता न था, अगर आ जाता तो दरख्त के नीचे 4 पाई डाल कर सो जाता और बच्चे इर्द गिर्द उछल कूद करके घर चले जाते। राबिया परेशान थी कि क्या करे। तभी एक रोज उसके वालिद मिलने आ गए। उसने अपनी परेशानी से बाप को आगाह किया। वो बोले, शहर में मेरे 2 मकान खाली पड़े हैं, तुमको जो बेहतर लगे मैं ठीक करवा देता हूं। तुम बच्चों को शहर ले आओ, मैं उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। एहसान से पूछा तो वो फौरन राजी हो गया। तब राबिया ने जरूरी सामान साथ लिया और अपने वालिद के साथ शहर चली गई। इसके वालिद ने मकान में जरूरत की हर शय मुहैया कर दी और मुलाजिम भी रख दिया ताकि उनकी बेटी को सौदा सलफ के लिए और बच्चों को स्कूल पहुंचाने में तकलीफ ना हो। बाप और भी कई मसाइल जो राबिया को दरपेश होते हल कर देते थे। एहसान की जब मर्जी होती आता, 2-4 दिन रहता और चला जाता। बच्चों के स्कूल जाने के बाद राबिया को सुकून तो मिला, मगर उसका दिल इज़्तिराब का एक समंदर था। उसने कोशिश की कि एहसान इसके साथ रहे, मगर वो ऊंची उड़ान भरने वाला उकाब था। भला कैसे घर के पिंजरे में कैद रह सकता था। वो बीवी के शहर जा रहने से और भी खुल गया कि इसके बीवी बच्चों की देखभाल करने को शहर में राबिया के वालिद और भाई तो मौजूद थे ही, इसे अपने नए इश्क के तकाजों से ही फुर्सत न थी। एहसान मरहूम की जायदाद से हिस्सा लेने की कोशिश करने वाली एक लड़की से जो इस बाजार से थी, अगर मैं ना मिली होती तो शायद जमाने की बातों का भरोसा ना करती। ये एक तीसरी लड़की थी जिसका दावा था कि उसके साथ भी एहसान ने निकाह किया था, लेकिन इसकी मुआशरे में कोई हैसियत ना थी, लिहाजा किसी ने भी इसको मुंह ना लगाया। वो मेरे पास इसलिए आई थी कि मैं उसकी और एहसान की कहानी लिखूं। बहरहाल ये एक अलग दास्तान है। असल किस्सा तो एहसान और राबिया का है कि इसके शहर में रहने पर भी वो उसके पास ना आता था। राबिया का बेटा अब 6ठी जमात में पहुंच गया था। एक रोज स्कूल से आते हुए इसने अपने बाप के साथ गाड़ी में एक औरत को बैठे देखा। तभी इसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। एहसान ने गाड़ी रोक ली और बेटे को कार में बिठा लिया। औरत से तारुफ करवाया। बेटे खुर्रम, उनसे मिलो, ये तुम्हारी दूसरी अम्मा हैं। फिर वो खुर्रम को घर के दरवाजे पर छोड़ गया। तब राबिया को इल्म हुआ कि इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो जिस बात को अहमियत न देती थी, इसी बात ने इसको तोड़ कर रख दिया। एहसान की जफाकारी का अब जितना मातम करती कम था। वो अपने वालिद और भाइयों के पास गई, फरियाद की। हमदर्दी करने की बजाय उन्होंने इसको अहमियत ना दी, बल्कि समझाने लगे कि सब्र करो। एहसान मर्द है और दौलत वाला है, मर्द दूसरी शादी कर ही लेते हैं,
اس میں اس قدر واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رابعہ نے اپنی اس قدر بے قدری دیکھی تو اپنے والد اور بھائیوں سے جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بھائیوں کی آنکھوں کا کانٹا بن گئی۔ تب ماں آڑے آئی، شوہر کو سمجھایا کہ اپنی جائیداد میں سے نہ سہی، میرے ترکے میں سے جو میرے والد سے مجھے ملا تھا کچھ زمین رابعہ کے نام کر دیں تاکہ وہ تسلی اور سکون سے جی سکے۔ یوں نانا کے ترکے سے رابعہ کو حصہ دے دیا گیا۔ باپ نے بھی سوچا کہ اگر بیٹی پر برا وقت آ گیا تو یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ تب انہوں نے خاصی رقم اس کے نام بینک میں جمع کروا دی، گرچہ باپ کی اراضی میں سے رابعہ کا اچھا خاصا حصہ بنتا تھا، لیکن بھائیوں نے روایتی رویہ اپنا لیا۔ یوں بھی قبائلی رواج کے مطابق عورتوں کو وراثت میں حصہ دار نہیں مانا جاتا تھا۔ ماں باپ نے مالی طور پر اس کو مضبوط کر دیا تو اس کو سکون مل گیا۔ اب رشتہ دار بھی کم آتے تھے۔ سب کو پتا چل چکا تھا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اتنے صدمے سہنے کے بعد بھی رابعہ کی خوبصورتی باقی تھی اور رنگ روپ گلاب کے پھول کی مانند تازہ تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردیوں کے دن تھے۔ احسان گاؤں میں تھا۔ ایک روز خبر آئی کہ شہر آتے ہوئے اس کی جیپ کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر رابعہ غش کھا گئی۔ وہ جیسا بھی تھا، اس کے بچوں کا باپ اور ان کے سروں پر سائبان تھا۔ اس کے بچے بے امان ہو گئے تھے۔ احسان کے ہوتے کسی کی جرت نہ تھی کہ رابعہ پر میلی نگاہ ڈالے یا اس کی جانب انگلی اٹھا سکے، لیکن بیوہ ہوتے ہی صورت حال بدل گئی۔ اب اس کا گھر سے نکلنا جرم ہو گیا، کسی سے بات نہ کر سکتی تھی۔ بہت جلد زمانے نے احساس دلا دیا کہ احسان کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اس نے سسر سے پناہ کی درخواست کی۔ سسر نے اسے مایوس نہیں کیا بلکہ بچوں کے حصے کی جائیداد اپنی زندگی میں ہی پوتوں کے نام کر دی اور سرپرست بہو کو بنا دیا۔ احسان کے بھائیوں نے باپ کے اس اقدام کو انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا، مگر اس بزرگ نے پرواہ نہ کی۔ رابعہ کے والد جوان سال بیٹی کو بیوگی کی چادر میں لپٹا دیکھ کر غم سے نڈھال تھے۔ انہوں نے وہ مکان بھی رابعہ کے نام کر دیا جس میں وہ اقامت پذیر تھی۔ یہ ساری باتیں بھلا اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو کیوں بھاتی؟ دیوروں کے ساتھ اس کے بھائی بھی کچھ برگشتہ تو تھے، لیکن بہرحال اس کے دشمن ہرگز نہ تھے۔ بھابیاں بھی اس کا خیال رکھتی تھیں۔ رابعہ کے والدین ابھی زندہ تھے، پھر بھی احسان کے بغیر اس کی زندگی سانپوں سے بھری کچھار جیسی ہو گئی تھی۔ خاص طور پر اس کا ایک دیور بلال اپنے دل میں اس کے لیے کینہ رکھتا تھا۔ اس کی نظریں اس جائیداد پر تھیں جو بچوں کے نام تھی۔ تبھی اس نے بیوہ بھابی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور مرحوم بھائی کے لڑکوں سے ایسی محبت جتلانے لگا کہ نادان بچے اپنے اس چچا کے دیوانے ہو گئے۔ بچے چاچا سے بہت مانوس ہو گئے تو رابعہ سوچنے لگی کہ سسرال میں کوئی تو ہے جس کو میرے بچوں کا خیال ہے۔ وہ بچوں کو گاؤں لے جاتا، رابعہ اعتراض نہ کرتی، اکثر سیر پر لے جاتا اور شاپنگ وغیرہ کرواتا۔ خرم 10ویں میں تھا جب بلال نے اسے بے حد اہمیت دینا شروع کر دی اور رابعہ کے خلاف باتیں کر کے اس کو ماں سے بدظن کرنے لگا۔ بچہ کچے ذہن کا تھا، اس کے دل و دماغ پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ وہ پڑھائی سے دل اٹھا کر اپنے چچا کے ہم رکاب غلط راہوں پر چلنے لگا اور ناچ گانے کی محفلوں میں روپیہ اڑانے کے طریقے سیکھنے لگا۔ میٹرک بعد وہ کالج میں داخلے کے لیے لاہور چلا گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا۔ بلال نے بھتیجے کے ذہن میں برائی کا بیج بو دیا تھا۔ وہ برائی کو شان سمجھ کر کرنے لگا۔ معصوم لڑکا تھا، اسے ابھی اچھائی اور برائی کی تمیز بھی نہیں آئی تھی۔ جوان لڑکے کو اگر غلط راستے پر ڈال دیا جائے تو زندگی تباہ ہونا لازمی بات ہے۔ اسی آڑ میں بلال نے خرم سے زمین بکوانی شروع کر دی، اسے نئی کار لے کر دی اور بہت سی آسائشوں کا سامان بھی مہیا کر دیا۔ رابعہ نے دیکھا کہ اس کا بچہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور اپنے چاچا کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا جا رہا ہے، تو اس نے بلال کو روکا اور گھر آنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس وجہ سے دیور اس کا جانی دشمن بن گیا۔ بلال نے رابعہ سے کہا، اگر تم کو اپنے لڑکوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یہ ذرا بڑے ہوئے تو تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یوں بھی میں تم کو اکیلے باہر آتے جاتے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم بہرحال میرے مرحوم بھائی کی عزت ہو۔ یہ بات تو رابعہ کو اس کی ماں بھی سمجھاتی تھی کہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ تم ہمارے پاس میں کہ میں آ کر رہوں، لیکن رابعہ ماں کو یہی جواب دیتی، میرے لڑکے بڑے ہو رہے ہیں، میں کہ میں ان سے مسائل پیدا ہوں گے، بہتر ہے کہ میں ان کے ساتھ علیحدہ ہی رہوں۔ دیور نے مسلسل بھابی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ خرم بھی چاچا کا ہم نوا ہو گیا کیونکہ اس کی عیاشیاں چچا کے دم سے تھیں۔ جب رابعہ نے دیور کے ساتھ عقد ثانی سے منع کر دیا تو وہ دھمکانے پر اتر آیا۔
राबिया ने देवर पर घर के दरवाजे बंद कर दिए और उसकी शिकायत ससुर से की। ससुर गांव में रहने का आदी था। उसने चंद रोज तो शहर आकर बहू के पास कयाम किया, फिर माजरत कर ली कि मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे कबायली उमूर संभालने होते हैं। तुम तो मैके चली जाओ या हमारे घर गांव में आकर रह जाओ। अब राबिया ज्यादा परेशान हो गई। ससुराल और मैके में कोई भी इसके साथ रहने पर आमादा न था और वो अपने इस घर में रहना चाहती थी जहां रह रही थी। ताहम वो अब यहां बहुत खौफजदा रहने लगी थी, सिर्फ बच्चों की तालीम की खातिर शहर में रहती थी। ससुर जल्द दोबारा आने का कहकर गांव चले गए। शायद बिलाल इसी मौका की ताड़ में था। बाप घर पहुंचा तो वो शहर रवाना हो गया और राबिया के घर आ गया। राबिया ने बेटों को हिदायत कर दी थी कि अगर तुम्हारे चाचा बिलाल आए तो दरवाजा मत खोलना। सुबह 11 बजे का वक्त था। 2 बेटे स्कूल गए हुए थे जबकि खुर्रम घर पर था। जब दर पर दस्तक हुई, खुर्रम ने दर खोला। सामने बिलाल खड़ा था, बंदूक उसके हाथ में थी। बंदूक देखकर खुर्रम का माथा ठुनक गया। उसने अपने चचा से कहा कि मां घर पर नहीं है, आओ हम बाहर चलते हैं। वो कहाँ गई है? आइए तो बाहर चलते हैं, फिर बताता हूं। राबिया ने जब बेटे को ऐसा कहते सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वो जहां अपने कमरे में खड़ी थी वहीं बैठ गई। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि बिलाल आज नेक इरादे से नहीं आया, अब आखिरी वक्त शायद आ पहुंचा है। बहरहाल खुर्रम किसी तौर अपने चचा को बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। मगरिब के बाद बिलाल खुर्रम को गांव छोड़कर वापस आ गया। राबिया बेटे के इंतजार में परेशान थी। उसने मंझले बेटे वकार को भाई के घर भेजा कि मामू को जाकर बताओ बिलाल चाचा खुर्रम को लेकर कहीं चला गया है, गांव जाकर पता करें। वकार मामू के घर चला गया जबकि छोटा ज़ीशान उसके पास था। मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। राबिया समझी कि खुर्रम आ गया है। इससे पहले वो दरवाजे पर जाती, ज़ीशान ने जाकर दर खोल दिया। सामने बिलाल हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। अपने चाचा के तेवर देखकर लड़का सहम गया। बोला, चाचा मां तो घर में नहीं है, वो नानी के घर गई है। बिलाल ने लड़के को हाथ से एक तरफ किया और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की आहट में ऐसी धमक थी कि राबिया को यकीन हो गया कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो बिलाल ने कुंडी लगाने से कबल ही जोर का धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। बिलाल को सामने देखकर वो खौफजदा फर्श पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, बिलाल मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, मुझ को मत मारो, आखिर मेरा कसूर किया है। कमरे में जलते हुए बल्ब को बंदूक से तोड़ते हुए बिलाल ने इसकी इल्तिजा को अंधेरे में डुबो दिया और कहा, मैंने सुना है तुम किसी और से निकाह करना चाहती हो, तो फिर मुझ ही से क्यों नहीं? ये बहतान है। राबिया के कांपते हुए होंठ हिले मगर बिलाल ने तवक्कुफ न किया और तड़तड़ गोलियां दागना शुरू कर दी। ज़ीशान हवास बाख्ता होकर घर से निकला। वो चीख करके रहा था, चाचा ने मां को बंदूक की गोलियां मारी हैं, इसने मेरी मां को मार डाला है। इसी वक्त बिलाल बाहर आ गया। इसके हाथ में बंदूक थी। उसने जीप स्टार्ट की और इसमें बैठकर चला गया। इसके जाते ही मोहल्ले के चंद नौजवान जो बाहर खड़े थे घर के अंदर चले गए। वो जख्मी राबिया को अस्पताल ले जाना चाहते थे लेकिन वो मर चुकी थी। दिलदोज बात यह है कि राबिया के कत्ल के बाद वक्फे से इसके 2 बेटे भी खुदा के पास पहुंचा दिए गए। सुना है इसके एक बेटे ने तो कॉलेज के हॉस्टल में खुदकशी कर ली थी अपनी कनपटी पर पिस्तौल मारकर, जिसकी खबर मैंने अखबार में पढ़ी और तस्वीर भी देखी थी। मैंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं मगर राबिया की कहानी लिखते हुए जो इज़्तिराब महसूस किया वो रकम नहीं कर सकती। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।